इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड में इंडिया वर्स्ट कैटेगरी में आता है, क्योंकि आज भी बहुत सारी इंडियन कंपनीज में लाला जी वाला सिस्टम है, जहां एम्प्लॉयज से गधों की तरह काम कराया जाता है, टाइम पर सैलरी नहीं दी जाती, बॉस बदतमीज से पेश आता है और छुट्टी मांगो तो ऐसा मुंह बना लेता है जैसे उससे किडनी मांग ली हो। पूरी साल एम्प्लॉयज से अच्छे से काम निकलवाया जाता है और जब अप्रेजल का टाइम आता है तो वैसे दिखाया जाता है कि जैसे उसने कोई काम ही ना किया हो। इससे एम्प्लॉयज में डिमोटिवेशन आता है, काम चोरी बढ़ती है और उससे उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। इस तरह के एम्प्लॉयर्स में मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स की बहुत कमी होती है। ये सिर्फ अपना काम निकलवाना जानते हैं, सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। अगर कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठता है, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बहुत है। आप जाएंगे तो कोई और आ जाएगा, लेकिन काम नहीं रुकेगा। दुख इस बात का है कि इस पर गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती। कहने को तो लेबर लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी है, पर वहां से जस्टिस पाना बहुत मुश्किल है। भारत में इस तरह के कुछ चिंदी चोर लोग अपनी मनमानियां करते हैं और सरकार तमाशा देखती रहती है। इससे निपटने के लिए कोई ठोस कानून व्यवस्था भी नहीं है। अगर मैं वर्कर्स राइट्स के ग्लोबल रैंकिंग की बात करूं तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कोर लेबर स्टैंडर्ड्स में ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड और जर्मनी हाईएस्ट रैंक के साथ बेस्ट कैटेगरी में आते हैं, जहां एम्प्लॉयज के राइट्स की रिस्पेक्ट की जाती है। और वहीं इंडिया, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, टर्की जैसे देशों के साथ वर्स्ट कैटेगरी में फॉल करता है, जहां एम्प्लॉयज के राइट्स की कोई अहमियत नहीं है। कागजी तौर पर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉ है, जिसके हिसाब से प्राइवेट एम्प्लॉयज को कुछ राइट्स होते हैं और जिनको हर एम्प्लॉयर को फॉलो करना चाहिए। ऐसा ना करने पर कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू। मूविंग ऑन, एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या क्या हैं और अगर एम्प्लॉयर इन राइट्स का वायोलेशन करता है तो वो कैसे उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ये भी सुन लीजिए। हर एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट उसके ज्वाइन करते ही होना चाहिए और उसमें डेजिग्नेशन, वर्किंग आवर्स, केआरए, लीव्स, डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी मेंशन होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का पर्पस क्लियर होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों सेम पेज पर रहें। दूसरे नंबर पर आता है बेसिक राइट्स। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग एम्प्लॉई नो मैटर कहां और क्या काम करते हैं, सभी को वर्क प्लेस पर हेल्थ एंड सेफ्टी के कुछ बेसिक राइट्स होते हैं और हर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन बेसिक इम्यूनिटीज का ध्यान रखे। तीसरे नंबर पर है प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट। रूल्स के मुताबिक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो वहां सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस एड्रेस करने के लिए एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी ही चाहिए। मिनिमम वेज। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के हिसाब से हर इंडियन एम्प्लॉय को मिनिमम वेज मिलने की गारंटी दी गई है, जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल और नेसेसरी अम्यूनिटी सस्टेन कर पाए। अगर किसी एम्प्लॉय को मिनिमम वेज से कम वेज मिलती है तो यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 का वायलेशन है। कुछ फैक्टर्स जैसे कि रीजन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, टाइप ऑफ वर्क, वर्किंग आवर्स के हिसाब से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करती हैं। टाइमली सैलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग मैन एंड विमेन दोनों को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का रूल है, ये मिलना ही चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को सैलरी टाइमली मैनर पर दी जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एम्प्लॉयज लेबर कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं और सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। बोनस। अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 5 साल से पुरानी है और किसी भी अकाउंटिंग ईयर में 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज रखे हुए हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को बोनस देने के लिए लीगली बाउंड है। एम्प्लॉयज को बोनस देने के 2 तरीके हैं, जैसे कि नंबर 1, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हो, दूसरा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर एक तरह के किसी एग्रीमेंट में होगी, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उस हिसाब से आपको बोनस दिया जाएगा। वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम। अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, अगर कोई एम्प्लॉय नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करता है तो एम्प्लॉयर को ओवर टाइम घंटे के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। हर एम्प्लॉय को वीक में 1 दिन पेड रेस्ट देना बहुत जरूरी है, पर अगर कोई एम्प्लॉय रेस्ट डे को भी काम करता है तो ओवर टाइम रेट के हिसाब से उसको एक्स्ट्रा पे मिलनी ही चाहिए। लीव्स, ये भी बहुत बड़ी परेशानी इंडिया में। हर स्टेट में कम से कम 7 नेशनल एंड स्टेट स्पेसिफिक फेस्टिवल हॉलीडेज होते हैं। इनमें से 3 नेशनल हॉलीडेज जैसे कि रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त एंड गांधी जयंती 2 अक्टूबर को एम्प्लॉयज को पेड लीव देना ही है, मतलब ये मैंडेटरी है। इनके अलावा एम्प्लॉयज कुछ और लीव्स के लिए भी एंटाइटल्ड होते हैं, जैसे कि कैजुअल लीव्स, अर्न्ड लीव्स एंड लीव विदाउट पे। कैजुअल लीव्स
इन लीव्स का इस्तेमाल एम्प्लॉइज किसी भी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के लिए कर सकता है जब उसको कोई अर्जेंट पर्सनल वर्क हो। नॉर्मली कोई कंपनी 1 महीने में 3 कैजुअल लीव्स भी दे सकती है। अर्नड लीव्स प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड की जाती हैं, और अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है और उसकी कुछ आउटस्टैंडिंग अर्नड लीव्स बची हुई हैं तो वो उनको इनकैश भी करा सकता है। लीव विदाउट पे, अगर किसी एम्प्लॉयज के पास लीव बची ही नहीं है और किसी वजह से वह काम पे नहीं जा सकता है तो उस कंडीशन में लीव विदाउट पे भी ले सकता है। जितनी लीव्स लेगा उतना उसकी सैलरी से कट जाएगा। प्रोविडेंट फंड, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हो तो उसको ईपीएफओ के साथ अपने आप को रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। पीएफ स्कीम शुरू करना एम्प्लॉयज के लिए बहुत जरूरी है। अगली आती है पेरेंटल लीव्स। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के हिसाब से 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव हर फीमेल एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, और किसी भी प्रेग्नेंट एम्प्लॉय को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रेगनेंसी डिसमिस नहीं किया जा सकता। ये सब वो गाइडलाइंस हैं जो प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज कर पाएं, पर ऐसा होता नहीं। प्राइवेट कंपनीज को क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए और वास्तविक में वो क्या कर रहे हैं, अगर आपको अपनी कंपनी की पॉलिसीज के बारे में पता करना है तो अपने एचआर मैनेजर के साथ बैठ के बात करें और सबको सॉर्ट आउट करें। और एम्प्लॉयज के लिए भी, अगर आपकी कंपनी में कोई ये अप्रोप्रिएट पॉलिसीज नहीं है तो आप उनको एएसएपी लागू करवाएं ताकि किसी भी तरह के लीगल एक्शन से बचा जा सके। अच्छा, जाते जाते लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा। कुछ कंपनीज 45 डेज या 3 महीने तक का नोटिस पीरियड मांगती हैं अगर कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है तो रिलीज करने में। क्यों भाई? और यही वो कंपनीज हैं जो एम्प्लॉय को हायर करते वक्त 7 से 10 दिन का टाइम देती हैं कि भाई आके जल्दी से जॉब ज्वाइन कर लो, नहीं तो दूसरा लाइन में खड़ा हुआ है। मेरा इन कंपनीज को यही सजेशन है कि प्लीज 7 से 10 दिन में रिलीज कर दिया करो, जैसा कि और दूसरी कंट्रीज में होता है। ये टैबू नहीं है कोई। थैंक यू सो मच। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू महान है आप लोग। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग द वायरल बीइंग। टेक केयर।